नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आज बतौर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का 1 साल पूर्ण हो चुका है। इस 1 वर्ष में मोहन यादव सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाई है, ये तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चिंतन करना है। लेकिन जिस भरोसे के साथ जनता सरकार को सत्ता सौंपती है, उस आधार पर सरकार को ये तय करना है कि वह जनता किसी की सेवा किस तरह करेगी। मोहन यादव सरकार के 1 साल के कार्य जनता की समस्याओं और सरकार के संकल्पों को लेकर समर्थ सहारा के संभागीय ब्यूरो पूनम रावत ने बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा के विधायक रामकिशोर कराहे से विशेष बातचीत की। देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज 13 दिसंबर है और आज ही के दिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने बतौर मुख्यमंत्री एक मुखिया के रूप में मध्य प्रदेश में शपथ ली थी। 1 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को, और जनता से जो प्रॉमिसेस बीजेपी सरकार ने किए थे उस पर सरकार कितना खरा उतर पाई है, यह सरकार को भी चिंतन करना है। और आम जनता तो अपनी ओपिनियन रखेगी ही। फिलहाल 4 वर्ष का और अभी वक्त है, और बीजेपी सरकार जनता की उम्मीदों और भरोसे पर किस तरह खरा उतरेगी, यह आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल मैं जिला मुख्यालय बालाघाट में हूँ, और लांजी विधायक राजकुमार कराहे जी, जो कि यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं, उनसे मैं रूबरू हो रहा हूँ कि 1 साल में उन्होंने किस तरह लक्ष्य हासिल किए हैं, आगे क्या उनकी कार्य योजना है, किस तरह जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं, और उनका पर्सनल ओपिनियन लांजी क्षेत्र को लेकर क्या है, और दूसरे भी विषयों को लेकर हम उनसे रूबरू होने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका समर्थ सहारा के खास कार्यक्रम में। नमस्कार। सर 1 साल हो चुका है, आज ही के दिन डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री। 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, आप निर्वाचित हुए थे। क्या देखते हैं 1 साल में जो है कहाँ तक पहुँची है आपकी जिम्मेदारी, जो आपने प्रोमिस किए थे, कहाँ देखते हैं खुद को? नहीं, बहुत बढ़िया 1 वर्ष हमारा शानदार गया है जी। और इस बीच में जितने काम लगभग 10 सालों के अंदर में जो हमारे यहाँ पर गति रुकी हुई थी जी, उसको हमने तेज़ी के साथ में आगे बढ़ाया है, और उसके पीछे में हमारी सरकार का बड़ा योगदान है। जी। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी काफ़ी सहयोग हमको मिला है, क्योंकि हमें हमारी निधि के अलावा भी उन्होंने विशिष्ट निधि के रूप में हमको बड़ी राशि लगभग 15 करोड़ रुपए की दिया, जी, जिससे हमने बड़े विकास के कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आए। पहली बार की जब हमको निधि मिली थी उसमें हमने 12 काम, ऐसे बड़े काम थे जिनको हमने स्वीकृत कराया था, जिसमें 11 हमारी बहुत प्रतीक्षित सड़कें थी, उनको हमने सैंक्शन कराया, और उसमें पुलिया थी। उसी तरह से जब दोबारा उन्होंने हमको विशिष्ट निधि दिया है तो उसके भी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। इस अनुपूरक बजट में भी वो आएंगे, जिसमें लगभग 79 पंचायतों को हमने 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का काम दिया है। साथ में कुछ काम हमारे बड़े भी उसमें सैंक्शन हुए हैं। 2 हमारी पुलियाएँ जो थी बहुत प्रतीक्षित थी, निमदेवाड़ा किसलेवाड़ा के बीच की और चिचेवाड़ा से महाराष्ट्र सीमा के बीच की, उसे भी उन्होंने बजट में शामिल किया है, और अभी अनुपूरक बजट में भी कुछ हमारे काम लगने वाले हैं। तो निश्चित तौर से विकास की राह पे बड़ी तेज़ी के साथ में हमारा लांजी विधानसभा क्षेत्र आगे गति कर रहा है। अभी 4 वर्ष का और समय है, तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, क्या सोच कर रखा आपने? क्योंकि एक विज़न, एक लक्ष्य हमेशा आप रहा है, और चूंकि मैं खुद विधानसभा चुनाव के समय कॉलेज में करने आया हूँ, तो एक जनता के साथ आपका कम्युनिकेशन रहा, और आपने वादा किया कि नहीं, जो चुनौतियाँ रही हैं, जो मुद्दे रहे हैं या जो समस्याएं रही हैं, उसको दूर करेंगे। तो आगे के लिए क्या रोड मैप है, क्या संकल्प है आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप पूरे 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए, और हमने पूरा विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है, जिसमें हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र की जो ज्वलन समस्याएं हैं, जिसमें पुलियाएँ, सड़कें, आवागमन के साधन, जिसमें कुछ स्कूलें हैं, वो है, प्राथमिक शालाएँ भवनें हैं, माध्यमिक शाला भवन है, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल स्कूलें हैं, फिर आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इन सबको लेकर चलना। हॉस्पिटल की सुख सुविधाओं के लिए हम कितना बेहतर कर सकते हैं, उन चीज़ों को लेके चलना। क्योंकि हमारा पूरा ये वनांचल का क्षेत्र है, तो हम किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे विकसित कर सकते हैं, तो उसे भी हमने विजन डॉक्यूमेंट्स में अपने आप उसको जोड़ा है। कुछ मैदान हमने जो दिया हुआ है कि उसमें स्टेडियम हमारे बनना चाहिए, उनको हमने दिया है। उसी तरह से कुछ इंडोर स्टेडियम के लिए हमने दिया हुआ है, जो अब प्रस्ताव में है, और धीरे धीरे करके एक एक काम हमारे यहाँ पर सैंक्शन होना चालू होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा स्पष्ट है कि एक एक विधानसभा में चिन्हित जो काम है हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स में, ताकि हम प्रतिवर्ष एक एक काम को उठा करके इन कामों को करें। तो उन्होंने बहुत साफ जो निर्णय ले रहे हैं, और निश्चित तौर से मध्य प्रदेश भी बड़ी तेज़ी के साथ में अब आगे बढ़ रहा है, और डॉक्टर मोहन यादव जी भी बड़ी कल्पना के साथ में सारी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को बड़ी गंभीरता के साथ में सुनते हैं। हम विधायकों को बैठालते हैं, बातों को सुनते हैं, और काम को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, ये ढांचागत बदलाव तो होते रहे हैं, होते रहेंगे आगे भी।
चाहे सड़कों की बात हो या और दूसरी चीज़ों गतिविधियों की बात हो, क्या रोज़गार को लेकर कभी कोई चीज़ें दिमाग में आई है, ज़हन में आई है लांजी को लेकर? जैसा कि आपने कहा कि भाई ये वन आच्छादित क्षेत्र है, प्राकृतिक वैभव से परिपूर्ण है, तो इसको लेकर कभी कोई ऐसी आइडियोलॉजी कि भाई ये क्षेत्र में रोज़गार की चीज़ें भी हो, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से लोग संपन्न होंगे तो निश्चित रूप से सबका भला होगा। जी बिल्कुल। अभी हमने कुछ ज़मीनें हैं जिसको अभी तय किया हुआ है कि भविष्य में अगर कोई बड़ा प्लान हमारे यहाँ पे आता है तो जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, कुछ आती हैं, तो अभी हमारी जो एथेनॉल कंपनी जो अंसेरा के अंदर में जो वाराणसी में लग रही है, जिसका काम लगभग पूर्णता की ओर है, तो उनके भी जो मैनेजर है, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने भी अभी मुझे कहा है कि कुछ समय बाद वो आएंगे और यहाँ पे कुछ स्पॉट चेकिंग भी करेंगे जहाँ पर संभव हो सकेगा। तो उन्होंने कहा है कि ऊपर भी हम खबर भिजाएंगे, उनके जो हेड ऑफिस है वहाँ पर भी, और लांजी को भी हो सकता है तो एथेनॉल कंपनी के रूप में एक अच्छा सौगात हमको कारखाने के रूप में मिल सकती है। तो कुछ लोगों को, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हमने अभी कोशिश किया है कि हमारे यहाँ पर मंडी आ जाए, तो मंडी में भी हमारे कुछ लोगों को, मजदूर भाइयों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि हमारा लांजी विधानसभा क्षेत्र से पलायन बड़ी संख्या में होता है और यहाँ से लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ जो है लगातार रोज़ हैदराबाद जाती है, दक्षिण भारत की तरफ हमारे लोग कमाने के लिए जाते हैं। ये सही है कि उनको वहाँ रोज़गार अच्छा मिलता है, और जो लोग यहाँ से घर से निकल करके रोज़गार करने के लिए गए हैं, मजदूरी करने के लिए गए हैं, उन्होंने पैसा भी काफ़ी कमाया है। और उन्हीं में से बहुत कम पढ़े लिखे थे या जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया था, आज वो बड़े ठेकेदार, बड़े बिल्डर्स भी बने हैं। और वो पैसा जब वो वहाँ पे कमा रहे हैं दक्षिण भारत के अंदर में, तो यहाँ पे अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, मकान भी बना रहे हैं, खरीदी भी करते हैं, खेती बाड़ी भी खरीद रहे हैं। तो बड़ा पैसा बाहर का हमारे लांजी विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है, जिससे यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होते जा रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जिस तरह से बांस का उत्पादन है, लकड़ी का उत्पादन है, लोग तेंदुपत्ता तोड़ाई का काम करते हैं, तो ये सतत रूप से चल रही है। बोनस के रूप में हमारी सरकार जो है प्रति मानक बोरा जो पहले 3,000 रुपये था उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये किया है, तो उसका भी लाभ जो है हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। तो सरकार पूरी तरह से लगी हुई है काम पे साथ में, और हम भी चाहते हैं कि बेरोजगार युवा जो हैं उनको भरपूर काम मिले, और निश्चित तौर से काम की कोई कमी नहीं है। युवाओं को भी ये सोचना होगा कि काम कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो छोटे काम से प्रारंभ करें और राजनीति करो बड़े काम के रूप में विकसित होता है। जैसा कि भी आपने प्रारंभ में कहा कि लगातार हम काम कर रहे हैं, काम दे रहे हैं। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी ऐसे दिमाग में आता है कि भाई ये कांग्रेस का सरपंच है या कांग्रेस का प्रतिनिधि है, इसको काम नहीं देना है, हम बीजेपी के, कभी क्या ऐसी पार्शियलिटी करते हैं? नहीं, कभी नहीं। समानता का भाव है, भाई सबको काम देना है? हमारा आपका खुद का क्या ओपिनियन होता है? देखिए, मैं तो 2005 से लेकर 2010 के बीच में जिला पंचायत का सदस्य भी रहा। मैं 2010 से लेकर 2015 तक के जनपद पंचायत का अध्यक्ष भी रहा, और आप सबके आशीर्वाद से आज मैं विधायक भी हूँ। लेकिन हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमारा ये है कि हर गांव का विकास बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हर गांव का विकास नहीं होगा, हर पंचायत का अगर विकास नहीं होगा, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। और इसी कारण से हमने कभी भेदभाव नहीं किया है। सभी पंचायतों को जब मेरी विधायक निधि आई और जो मेरे पास में आए, मैंने उनको अपनी विधायक निधि से भी राशि स्वीकृत करवाया। साथ में हमारा गौण खनिज मद की जो राशि होती है, जिले का जो हेड होता है, उससे भी हमने राशि सैंक्शन कराया। विशिष्ट निधि में भी हमारी ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं जो कांग्रेस के सरपंच है, उनको भी हमने राशि दिया है। और मैं तो एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि बेहिचक तरीके से हर पार्टी का व्यक्ति आके मुझसे मिलता है और हम उनका काम करते हैं। तो कहीं ऐसा भेदभाव नहीं है, और पूरी शक्ति के साथ में हम लोग लगे हुए हैं कि हर पंचायत का हम विकास कर सकें। सर, लांजी क्षेत्र में डबल मनी का एक बहुत बड़ा मामला रहा है, और मेरे ख्याल से एमपी की अगर मैं बात करूं तो एक हाईलाइट रहा है मुद्दा या मसला कि भाई लोगों के पैसे जो है चले गए, डूब गए। पर्सनली क्या सोचते हैं आप? क्योंकि कई लोग आपसे मिलते भी होंगे, गाय बगाए लोग कहते होंगे साहब हमारे पैसे चले गए, अपराधी गायब हैं, कोई अपराधी पैसा नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है आपको? एक पर्सनल क्या लोगों के लिए क्या कहेंगे, या मन में क्या भाव आते हैं? ये हमारे यहाँ की बड़ी त्रासदी थी जी, और निश्चित तौर से लोगों ने जो अपना निवेश किया था उन लोगों का पैसा उनको वापस नहीं मिला जी। और जब घटना घटी तो कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोग फरार में हैं, और बहुत सारी शिकायतें भी हुई हैं जी। और जब शिकायतें हुई तो शिकायत होने के बाद में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ लोगों को जमानत मिला, जमानत के बाद में वो फरार हो गए। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर बनी। अब शिकायत में ये है कि पुलिस लगातार उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी कर रही है, सख्ती के साथ में लगी भी हुई है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि सप्ताह 10 दिन के अंदर में किसी न किसी की गिरफ्तारी, और बहुत सारी
शिकायतें भी हुई हैं जी। और जब शिकायतें हुई तो शिकायत होने के बाद में लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुछ लोगों को जमानत मिला, जमानत के बाद में वो फरार हो गए। तो ऐसी स्थिति हमारे यहाँ पर बनी। अब शिकायत में ये है कि पुलिस लगातार उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी कर रही है, सख्ती के साथ में लगी भी हुई है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि सप्ताह 10 दिन के अंदर में किसी न किसी की गिरफ्तारी उसमें हो रही है। जो फरार थे उन लोग गिरफ्तारी हो रही है। तो वो जो लोगों से उनका कमाई का पैसा जो लिया लेकिन उनको वापस नहीं मिला, तो ये एक भावनात्मक लोगों का जो है कि भाई बड़ा नुकसान इस लांजी क्षेत्र का हुआ है, जो बहुत संपन्न हमारा एक क्षेत्र था उसका। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि फिर से लक्ष्मी, हमारी लोग मेहनती लोग हैं हमारे यहाँ पर और अपने काम धाम में लग चुके हैं और बढ़िया कमा करके फिर से अपने रोजी रोटी में लगे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से या उस समय तत्कालीन जो एसपी थे उनसे कभी बात हुई इस मुद्दे को बिल्कुल, लेकर? मैं तो कि निर्वाचित भैया होकर गया। क्योंकि उस समय यह भी दावा किया गया था कि जो कोर्ट के पास पैसा है हाँ। उसको वितरित किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो प्रोसेस नहीं हुई है। तो क्या इसको लेकर कभी कोई बात आपने की है अधिकारियों से? मेरी सबसे शुरू में जब मैं जैसे निर्वाचित हो गया था तो उस समय में समीर सौरभ जी जो थे एसपी थे और कलेक्टर थे, मेरी दोनों के साथ में बड़ी देर तक इस मामले में चर्चा हुई थी और समय समय पे भी चर्चा हुई। और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर ऐसे कोई लिंक हो आपके पास में, जो कार्यकर्ता है आपके जानकारियों में रहते हैं, तो जो लोग फरार है उनके बारे में जानकारी लग सके, तो हमने कहा था कि जो भी जानकारी लगेगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। चूँकि हमने ये भी कहा था कि कुछ लोगों का से आपने पैसा क्या भी मिला है उन लोगों के पास में, जो सरकार के पास में हेड में जमा है, उनकी कुछ लोगों की संपत्तियां हैं जिनको बेच करके जो हितग्राही है उनको देना चाहिए। तो उस प्रक्रिया में हमारी सरकार, प्रशासन के लोग लगे हुए हैं कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन वो राशि बहुत कम है और लोगों को देना बहुत ज़्यादा है। तो ये अगर प्रक्रिया को चालू भी करते हैं तो संभव नहीं हो पाएगा कि सबको पैसा मिल जाए, रिटर्न मिल जाए, क्योंकि लोगों की बड़ी पूंजी लगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में अभी वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग समय समय पर इस विषय पर चर्चा करते रहते हैं और लोग भी जब हमसे पूछते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि जब जो आना होगा आगा, लेकिन आप अपनी रोजी रोटी है उसको अच्छे से संभालें, खेती बाड़ी को देखें, अपने व्यापार को देखें और आगे बढ़ें। तो क्योंकि जब तक कि हम अगर उन बातों की चिंता करेंगे तो लौट के आना नहीं है, जो चीज़ हो चुकी है। तो इस कारण से सारे हमारे भी जो लोग हैं, जनता है, वो प्यार मोहब्बत के साथ में अब आगे बढ़ रही है। जी सर, जैसा कि अब 1 साल आज कंप्लीट हुआ है और कई सारे वादे दावे चुनाव के समय होते भी हैं, लेकिन अगर मैं फ़िलहाल बालाघाट ज़िले की बात करूं तो किसान जो है काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं, आक्रोशित भी हैं सरकार की इस बात को लेकर कि विधानसभा चुनाव के समय 31 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की बात की गई थी, गेहूं पर भी कही गई थी। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सरकार, किसानों के मन में भाव है कि सरकार ने जो है वादा खिलाफी कर दी। नहीं, देखिए क्या है कि सरकारें दोनों जगह आई, छत्तीसगढ़ के अंदर में भी और मध्य प्रदेश के अंदर भी। जी जरूर हमारे अमित शाह जी ने इस बात को कहा था कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जब सरकार बनेगी तो हम 31 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। बजट की हमारे पास में कमी है, छत्तीसगढ़ के पास में पर्याप्त बजट है, महाराष्ट्र के पास में पर्याप्त बजट है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले जो बजट था उसमें गेहूं का मूल्य उन्होंने 125 रुपये बोनस के रूप में बढ़ाया था, लेकिन धान के मूल्य में वो चूक गए थे। और जब वो पिछले बजट में वो नहीं आया हमारे, तो इस बात को गौरव पारधी जी ने, मैंने बात को रखा था विधानसभा के अंदर में कि भाई धान के मूल्य में भी कुछ राशि हमको बढ़ाना चाहिए। भी आपकी बात हुई है? अभी मैं जब किसान आंदोलन बड़ी तेजी के साथ में चल रहा था और बालाघाट बंद का आह्वान था, तो मैं 8 तारीख को यहाँ से निकला था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के हिसाब से ही। भोपाल में मेरी मुलाकात होना था, लेकिन उनके कार्यक्रम जो थे 2 दिन के दिल्ली के बने हुए थे। तो मैं भोपाल जैसे ही पहुंचा तो पता चला मुझे कि वो दिल्ली हैं। तो मैं तुरंत ही वहां से टिकट लेकर के मैं सीधे दिल्ली पहुंच गया और मध्य प्रदेश भवन में दिल्ली में मेरी बहुत अच्छी मुलाकात उनसे हुई। 12-15 मिनट तक के उन्होंने चर्चा किया और उन्होंने स्वीकार किया है कि सही बात है, हमने पिछली बार बोनस कुछ भी नहीं दिया था धान के मूल्य पर, तो इस बार हम कुछ ना कुछ करेंगे, आंशिक करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे। तो सरकार भी धीरे धीरे करके अपनी आर्थिक व्यवस्था को संभाल रही है और मुझे विश्वास है कि इस बार आंशिक रूप में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। और अभी भी मैंने मुख्यमंत्री जी से समय लेके रखा हुआ हूँ 15 तारीख का, लेकिन आज ही मुझे सूचना आई है सीएम हाउस से कि वो 15 तारीख को उपस्थित नहीं है। 16 तारीख से हमारी विधानसभा है, तो 2-3 दिन विधानसभा में वो रहेंगे। तो वहाँ पे हम सभी विधायक, सांसद, मंत्री सब मिल करके फिर उन्हें चर्चा उम्मीद है कि इस अनुपूरक बजट में हमारे किसान भाइयों को और धान के किसान भाइयों को कुछ ना कुछ बोनस जरूर मिलेगा। जी सर, 1 साल हो चुका है, इस विशेष मौके पर क्या लांजी के जो मतदाता हैं उनको क्या मैसेज डेडिकेट करेंगे? और एमएलए भी हैं आप,
बतौर तो अपने जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता या जो हमारे जिले की जनता है, क्या मैसेज डेडिकेट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने? देखिए, हमको तो आप लोगों ने, जनता ने आशीर्वाद दिया है और जनता के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर हैं। जी। कार्यकर्ताओं ने बहुत कड़ी मेहनत किया है, तो जिनके सहयोग से उन्होंने इस बार हमको निर्वाचित करके यहाँ तक के भेजा है कि विधायक के रूप में हम उनकी आवाज़ों को ऊपर तक के पहुँचा सकते हैं। जनता की नीचे की जो आवाज़ हमारे पास में आती है, हम ऊपर अपनी सरकार तक के पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी। निर्माण कार्यों को और अन्य कार्यों को हम अपने क्षेत्र तक के लाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो प्रतिनिधि चुना है, जी। आप पूरी तरह से, हम ईमानदारी के साथ में काम कर रहे हैं और उनकी जो जो मांगे हैं, जी। समय रहते जो ज्वलंत चीज़ें हैं, जी। एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, लेकिन हमने भी पंचायतों का जो मॉडल तैयार करके रखा है कि, और पंचायतों से भी कह के रखा हुआ है कि आपके जो 4-5 काम ऐसे होते हैं जो आवश्यक रूप से करने होते हैं, आप उनकी सूची हमको दीजिए। हमने उसको टीएस करवाया है और समय समय पर एक साल में एक पंचायतों को कुछ ना कुछ बड़े काम हम दे करके हर पंचायत को एक मॉडल के रूप में अगर हम उभार पाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो लांजी विधानसभा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का 1 नंबर का विधानसभा हो जाएगा। इस उद्देश्य के साथ में हम भी काम कर रहे हैं। तो जनता का हमेशा मुझे सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और मैं भी बेबाकी तरीके से जब जो मुद्दे आते हैं उनको पूरी तरह से अपने जिला से और प्रदेश से उनकी बातों को वहाँ तक के पहुँचाता हूँ। और जनता को भी पता है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर है। पहले भी आपने देखा होगा जो चीज़ें आई हैं उसमें प्रखर होकर मैं सबसे सामने आया हूँ। तो जनता समझ रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे लिए काम कर रहा है, उनका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। कार्यकर्ता भी जो पहले चुनाव के समय में जो कुछ थोड़ी बात हुई थी और थोड़ा विरोध था, लेकिन आज उनको समझ में आ रहा है कि आपका जो विधायक है सबको लेके हम चल रहे हैं और निश्चित तौर से सबको ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समर सहारा से विशेष बातचीत के लिए। धन्यवाद। कामनाएं भी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने सुना, अभी लांजी विधायक राजकुमार कर्राय जी से हमने बात की, जिनका कहना है कि सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लगातार गंभीर है और एक एमएलए के रूप में भी वो जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। जो भी समस्याएं हैं क्षेत्र की, जो भी विषय हैं, उसको लेकर वो बेबाकी से हमेशा, चाहे विधानसभा की बात हो या कहीं भी किसी भी विशेष पटल पर हमेशा रखते हैं और एकमात्र ध्येय और उद्देश्य है कि क्षेत्र का विकास करना। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ मैं पूनम राव, समर सहारा, बालाघाट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।